आज हम लोगों को जो मार्किंग करनी है वो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वाले टॉपिक से करनी है। ठीक है, हम लोगों ने जो अभी तक की मार्किंग की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर चुके हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाले टॉपिक को देख चुके हैं। तो अभी मार्किंग कर लेते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। तो जब तुम्हें स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाए थे तब उस वक्त बताया है कि टोटल 4 टाइप के आपके स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। वैकेंसी, इम्प्योरिटी, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, जिसमें स्कॉटकी एंड फ्रैंकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाओ अपने स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के तौर पर। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों से 2 चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। पहला, स्टोक्योमेट्री क्या होती है डिफाइन करो, और दूसरा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो डिफाइन करो। ठीक है, बस यही चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो जो ये पहला पैराग्राफ है जो मैं भी ऑरेंज कलर से मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड से लेकर ये वाली चीज़ आपके इस पैराग्राफ के एंडिंग तक, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है तो वो क्वेश्चन बोलो क्या क्रिएट किया जा सकता है, डिफाइन स्टोक्योमेट्री। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, ये जो यहाँ से इस पार्ट से आप लोगों को पूछा जाएगा, बराबर। तो ये मार्क कर लेना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज तुमसे पूछी जा सकती है, स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन करना। ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करना। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। बुक में उतना डायरेक्ट नहीं लिखा है कि हम सीधा सीधा मार्किंग कर लें। ठीक है, तो इसमें ऐसा देखो, इसकी स्टार्टिंग करोगे द डिफेक्ट, ठीक है, कॉमा हटा देना, इन विच के बाद वही आपका द स्टोक्योमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड, फिर ये जो इन अदर वर्ड्स है इसको हटा देना, इसके जगह लिखना डेट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ कंपाउंड रिमेन्स द सेम। ठीक है, इज नोन एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना इज नोन एज आप लोगों का स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मैं यहाँ पर ये नहीं सिखा रही हूँ कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर की मार्किंग करा रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। तो अगर कई पुरानी लोगों को ऐसा भी लग सकता है, मैडम आपने तो ये डिफेक्ट सिखाया ही नहीं, तो मैं बता दूं भूतकाल में मैं सारे डिफेक्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, बल्कि ये चैप्टर एंडिंग तक ओवर होने में आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी सिर्फ मार्किंग कराने की बाकी थी, वही मैं करा रही हूँ। जैसा कि तुमको कई बार बताया है, अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ डिफाइन के लिए पूछी जाए तो आप हमेशा क्या करें, उस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बताएं, मतलब कि सिर्फ डिफाइन मना लिख दें। अगर तुम लोगों के पास टाइम है और तुम्हें ऐसा यकीन है कि तुम्हारा पेपर आगे नहीं छूटेगा, तो तुम ज़रूर इस वाले पॉइंट को क्या करना, अपने डिफाइन में ज़रूर इंक्लूड कर लेना कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट टोटल कितने 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और उन चारों टाइप्स के आप क्या लिख दीजिएगा, नाम। ठीक है, अदरवाइज मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही एक क्वेश्चन में क्रिएट कर देती हूँ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर देयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको मैं SD लिख दे रही हूँ। ठीक है, एंड नेम देम, और आप क्या करो, उन लोगों को नेम करो। ठीक है, ये वाली चीज़ बताओ। तो यहाँ से ये पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोगों का आंसर हो गया। अब एक एक डिफेक्ट तुमको एक्सप्लेन करने को दिया जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, एक एक डिफेक्ट कि एक्सप्लेन वैकेंसी डिफेक्ट, एक्सप्लेन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक्सप्लेन स्कॉटकी डिफेक्ट, एक्सप्लेन फ्रैंकल डिफेक्ट। तो तुम्हें याद होगा जब हमने नॉन स्टोक्योमेट्रिक पढ़ा था तो वहाँ पे भी एक वैकेंसी डिफेक्ट था। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वैकेंसी डिफेक्ट, मान लेते हैं, तो उसके पीछे वो कुछ ना कुछ लिख कर देगा इन स्टोक्योमेट्री, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। अगर लिख के देगा इन नॉन स्टोक्योमेट्री, तो जो नॉन स्टोक्योमेट्री में अपन ने अनायोनिक वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था ना, आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिख के दे रहा है कि भैया कौन से वाले वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बातचीत की जा रही है, और क्वेश्चन मान लेते 3 से 4 मार्क्स के लिए है, मान के चलो, तो आप उसमें क्या लिखना, हेडिंग द वैकेंसी डिफेक्ट इज शोन इन बोथ स्टोक्योमेट्रिक एज वेल एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें फिर हेडिंग देना कि इन नॉन स्टोक्योमेट्री में आप अनायनिक वाला एक्सप्लेन कर देना और स्टोक्योमेट्री में ये वाला एक्सप्लेन कर देना। मतलब अगर मेंशन करके नहीं दिया है और मार्क्स का वेटेज अगर ज़्यादा है तो, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए कभी भी वो तुमसे इतना छोटा सा पैराग्राफ नहीं पूछेगा।
लेकिन अगर मान लेते 2 मार्क्स के लिए बोल रहा है कि एक्सप्लेन वैकेंसी डिफेक्ट, तो फिर यही वाला एक्सप्लेन करोगे। 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है अनायोनिक वैकेंसी डिफेक्ट, तो अनायोनिक अगर उसने बोल दिया तो इसका तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है एक स्टूडेंट के अंदर कि वो डेफिनेटली आपसे भी क्या पूछना चाह रहा है, अनायोनिक वाला पूछना चाह रहा है। ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट पूछ रहा है या फिर लिख कर दे रहा है कि स्टोक्योमेट्री में वैकेंसी डिफेक्ट को एक्सप्लेन करिए, तो सबसे पहले आपको वैकेंसी डिफेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में इसका सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? अगर डिफाइन छोड़ो, इसको रुको मैं बताती हूँ, यहाँ से लिखना, ऐसा लिखना कि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट। ठीक है, मिसिंग पार्टिकल क्रिएट्स अ वैकेंसी, और मिसिंग पार्टिकल की वजह से कुछ साइट्स वैकेंट होती हैं, और द क्रिस्टल इज देन सेड टू हैव अ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, बस ये यहाँ तक, ये जितना जितना मार्क कराया है ये। और उसके बाद ये वैकेंसी डिफेक्ट आप कैसे क्रिएट कराओगे? आप हीट करके क्रिएट कराओगे। दिस वुड बी पॉइंट नंबर 2। बाकी ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 डायग्राम। खत्म हो गया आपका आंसर। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये आपको कभी 3 मार्क्स के लिए या कभी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मान लेते हैं और क्या लिखना है, तो बस इतना लिखोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन मतलब डिक्रीजेस, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल गायब ही हो गया है तो ऑब्वियस है कि मास तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है, ये बना लेना अपना पॉइंट नंबर 4। और वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये बना लेना अपना पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 6 बना लेना डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है, पॉइंट नंबर 6। बराबर। अच्छा, अब इवन ये जो मैंने पॉइंट नंबर 4, 5, 6 बताए हैं, ये क्या है? ये वैकेंसी डिफेक्ट के आने की वजह से उस पर्टिकुलर सॉलिड में किस तरीके के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये वो बता रहा है कि सॉलिड का मास घट जाता है, सॉलिड का वॉल्यूम वैसे का वैसा रह जाता है, सॉलिड की डेंसिटी में डिक्रीज आ जाता है, राइट। अच्छा, सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट नंबर 6, 5 और इन सबको मिला के भी एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। जैसे क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट चेंजेस, ठीक है, इस तरीके से, व्हाट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इन सॉलिड क्रिस्टैलिन सॉलिड लिख लेना, शोइंग वैकेंसी डिफेक्ट। जो वैकेंसी डिफेक्ट दे रहा है उसमें आपको क्या चेंजेस दिखेंगे। तो अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 प्लस पॉइंट नंबर 5 प्लस पॉइंट नंबर 6, ये जो मैंने मार्क करा है ना, ये तीनों मिला के। और अगर आपको सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट एक्सप्लेन करने को आता है या शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो 1 से लेकर 6 तक आपको पूरे लिखने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों को अलग से 1 मार्क के लिए डेफिनेशन के तौर पे डिफाइन वैकेंसी डिफेक्ट। अगर वैकेंसी डिफेक्ट की डिफाइन पूछ ली तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर आंसर में जो पॉइंट नंबर 1 है उसी पॉइंट नंबर 1 को अपना क्या बना लेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये मार्किंग मैं कर रही हूँ, देखो ये पर्पल कलर की मार्किंग, कि अगर आपको वैकेंसी डिफेक्ट खुद क्रिएट करना है तो वैकेंसी डिफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, आप सब्सटेंस को क्या करो, हीट करो, बराबर, ये लिखा है। तो अब एक क्वेश्चन और क्रिएट किया जा सकता है, हाउ वैकेंसी डिफेक्ट कैन बी डेवलप्ड इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप वैकेंसी डिफेक्ट कैसे डेवलप करोगे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ लिख देते हैं इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, तब इसका आंसर आपको क्या लिखना है, वो जो ऊपर पॉइंट मार्क कराए हैं उसमें से पॉइंट नंबर 2, ये उसका आंसर हो जाएगा कि हीटिंग करके। तो एक पैराग्राफ जिसे हमने पढ़ा है, एक तो उसका खुद लॉन्ग ब्रीफ आंसर क्रिएट होता है और उससे फिर इस तरीके के छोटे छोटे और आंसर्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट वाले में जाते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या आपने सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इससे पहले कहीं सुना है क्या? ये भी हमने सुना है। जब हम लोग याद करें, अभी अभी कल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की मार्किंग कर रहे थे, वहाँ पे भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया था। इम्प्यूरिटी वाले में याद आ रहा है, इम्प्यूरिटी वाले में भी देखो इंटरस्टिशियल आया था। कल देखो ये बताया था मैंने, कहाँ गया, ये देखो इंटरस्टिशियल आया था।
तो अब ये मत करना कि मैडम वहाँ पे सेल्फ लिखा है, यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा है। चलो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, बट ऐसे याद मत रखना, बल्कि इसको ऐसे ही याद रखना कि इंटरस्टिशियल किस में भैया, इम्प्योरिटी वाले में तुम इंटरस्टिशियल पूछ रहे हो कि इंटरस्टिशियल मुझको किस में पूछ रहे हो, आप हमें इंटरस्टिशियल पर्टिकुलर स्टोक्योमेट्री में। ठीक है, अच्छा बस, तो वो उसी तरीके से फिर आंसर देना है। सबसे पहले इंटरस्टिशियल वाले को आपको ये बताना है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल ये है कि अगर किसी भी सॉलिड में, ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे इन क्रिस्टैलिन सॉलिड, क्रिस्टैलिन को मैं CRY डॉट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तुम पूरा लिखोगे। इन क्रिस्टैलिन सॉलिड इफ सम पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टैलिन एलिमेंटल सॉलिड, रुको, इन क्रिस्टैलिन सॉलिड इफ सम पार्टिकल्स ऑक्यूपाई, ठीक है, रुको, ये सम पार्टिकल्स के बाद ये काट दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया कि डिफाइन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये आप डिफाइन करिए, ये क्वेश्चन बन गया। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, वैसे इंटरस्टिशियल का मतलब होता है वॉइड्स। ठीक है, अच्छा, और तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, डिफाइन करिए वॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का, ये जो मैंने अभी पर्पल कलर से मार्क किया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन वॉइड्स, ठीक है, और इंटरस्टिशियल साइड्स। या तो आप वॉइड्स को डिफाइन करिए या तो आप इंटरस्टिशियल साइड्स को डिफाइन करिए, ये क्वेश्चन बन गया है ना। अब लेकिन सेल्फ इंटरस्टिशियल के दो तरीके होते हैं कि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो क्या करे, आप लोगों का क्या करे कि यहाँ पे चला जाए, किसी एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे ऑलरेडी लैटिस पॉइंट है, बराबर। अच्छा, तो ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ तो मैं इसको वापस से नहीं सिखाऊंगी, बस मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फिर अगर आपको मान लेते पेपर में आया कि आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में आया कि एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन मतलब शॉर्ट नोट लिख लिए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1 में लिखोगे उसका डिफाइन, जो मैं ऑलरेडी ऊपर मार्क करा चुकी हूँ। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 में पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे कि इसके टोटल 2 तरीके हैं, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के बाद एक हेडिंग दोगे ए फॉर एप्पल, ठीक है, अच्छा, और इसको किस तरीके से लिखने वाले हो, ये कि एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छा, और दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑलरेडी प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट, मतलब बाहर से कुछ भी नहीं आया, आपने सेकेंड पॉइंट में एक हेडिंग दी ए, और उस हेडिंग ए के अंतर्गत आप और सब पॉइंट्स क्रिएट करो लाइक 1, आप और सब पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो लाइक 2, और उसके बाद फिर खुद डायग्राम बना के आप पॉइंट क्रिएट कर रहे हो 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 4 में हम ये लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में जो टोटल मास होता है वो बढ़ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, एक मिनट, द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, ये लिखोगे, ये हो गया पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी इंक्रीजेस, ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 5, और वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हो गया 5, पॉइंट नंबर 6, या पहले उसको कर लेते हैं हम लोग रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, इसको कर लो पॉइंट नंबर 5 और इसको कर लो पॉइंट नंबर 6, ये इस तरीके से करना। तो बेसिकली ऊपर जो हुआ था वही ये है, लेकिन ये तो एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, दूसरे टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किधर है बताओ। तो दूसरे टाइप के लिए उसी पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे बी, और अब बी के हम और सब पॉइंट्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आके एंड करोगे, गिव इट पॉइंट नंबर 1, ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये डायग्राम बना दोगे। अच्छा, और कोई पॉइंट क्रिएट किए जा सकते हैं क्या, नहीं, हाँ, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड, बस क्यों अनचेंज्ड है वो सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि नहीं मैडम वो तो वही वाला पार्टिकल आ रहा है ना, ये वो ना, बस उतना। तो ये पर्टिकुलर डिफेक्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का 3 पॉइंट्स में ख़त्म। वो जो एक पैराग्राफ मैंने ऊपर छोड़ दिया है उसको भी मैं समझा दूंगी बी मार्किंग करा के, बट पहले स्कॉटकी में आते हैं। अब स्कॉटकी और फ्रैंकल के तो
इतने चर्चे मशहूर हैं कि इनका तो डिस्टिंग्विश आए दिन आता है। पहला क्वेश्चन तो लो यहीं से क्रिएट कर लो, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें मेरे मार्किंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद ही पूरा का पूरा एक आंसर बनकर दिया है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन क्रिएट कर लो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। इवन ये जो मैं आपको लिखा रही थी ना, ये जो पॉइंट नंबर 4, 5, 6, ये भी बेसिकली क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ही है। किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज है, ये भी कॉन्सिक्वेंसेज है आप लोगों के सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आंसर में पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 लिखना है, ये बताते हुए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेज बनेंगे। केस नंबर 1 अगर ऐसा हो रहा है तो, और अगर केस नंबर 2 अगर ऐसा हो रहा है तो। केस नंबर 2 में तो डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कॉन्सिक्वेंसेज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए पूछेगा, क्योंकि सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए 2 टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज बनेंगे, एक डायग्राम 1.14 के अकॉर्डिंग और दूसरा डायग्राम नंबर 1.13 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा आपको होगा, बराबर। क्या है बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायग्राम दे दे, ठीक है, डायग्राम दे दे, गिव यू डायग्राम, और उस डायग्राम को देखकर तुमको आइडेंटिफाई करना पड़े कि उस पर्टिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग वो कौन सा उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या होती है, ये नॉर्मल पॉइंट्स है, मतलब ये नॉर्मल जगह है। यहाँ पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, लेकिन उन नॉर्मल एटम्स के अलावा, ठीक है, ये वो एटम्स है जो एक्स्ट्रा पोजीशन आके जो रखे, ये एक्स्ट्रा एटम्स आ गए। तो एक्स्ट्रा एटम्स आए हैं तो क्या होगा, मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। लेकिन जो आपका डायग्राम नंबर 1.14 है, उसमें जो नॉर्मल पोजीशन पे जो एटम्स होते हैं वही गायब होकर कहाँ घुस गए, इंटरस्टिशियल जगह पे घुस गए। तो यानी कि बाहर से कुछ नया नहीं आया, इसीलिए मास में कोई चेंज नहीं आया। तो आपको डायग्राम देगा और फिर कॉन्सिक्वेंसेस लिखने को कहेगा, ठीक है। तो अगर पहला वाला डायग्राम आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मास बढ़ा, वॉल्यूम अनचेंज रहा, डेंसिटी आपकी क्या हो गई, घट गई, सॉरी बढ़ गई। और अगर डायग्राम नंबर 1.14 आता है तो उसका तो सिर्फ एक ही है कि डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, खत्म, ठीक है। ये इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको डायग्राम देगा। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन उसको कॉन्सिक्वेंसेज वाला वैकेंसी के लिए पूछना होता तो वो डायग्राम नहीं देता, उसको जरूरत ही नहीं है डायग्राम देने की, सीधा लिखेगा, क्योंकि उसमें एक ही केस है और एक ही केस में वही होगा, मास घटेगा, वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, डेंसिटी घटेगी, ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। चलो अब आते हैं स्कॉटकी पर। तो स्कॉटकी के देखो क्वेश्चन तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, क्या है, कंडीशन एक क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज दूसरा क्वेश्चन, है ना। अच्छा, सिमिलरली फ्रैंकल में भी वही, कंडीशंस एक क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज दूसरा क्वेश्चन, और नीचे ऑलरेडी उनके आंसर्स दिए हुए हैं। अब बात आती है एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की। तो आप ये देखो, आपको स्कॉटकी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको फ्रैंकल के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना ही है, इसमें तो कोई डाउट मत रखना। बट ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिखा, AgBr, यहाँ क्या दिखा, AgBr। इसका मतलब बोलो क्या, इसका मतलब ये कि AgBr एक ऐसा पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड है जो स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों के लिए क्या है, बोलो, कॉमन है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया कि नेम एन आयोनिक कंपाउंड विच शोज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये लो कि जो दोनों टाइप का डिफेक्ट देता हो, ये हम लोगों ने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से तुम लोगों को चीज़ें कैसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, ओके। अब लेकिन अगर स्कॉटकी का शॉर्ट नोट आता, शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट में क्या करते हैं हम लोग, अगर स्कॉटकी का शॉर्ट नोट आता है कि आपको क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है स्कॉटकी का, या फिर आपको स्कॉटकी को एक्सप्लेन करना है, तो क्या करोगे, तो उसमें ऐसा लिखोगे, इन दिस आयोनिक सॉलिड, ये आपका पॉइंट नंबर 1, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने तुम्हें स्कॉटकी पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें कहा था कि कभी आप ऐसा मत बोलना कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन मिसिंग। जैसे अगर आपने एक मैग्नीशियम 2+ गायब किया तो क्या आप एक Cl- गायब करोगे क्या, नहीं, आपको 2 करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करनी है, बराबर। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में लेकिन जो तुम्हारी बुक है, तुम्हारी बुक वाले ने क्या किया है, वहाँ पे लिख के दिया है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग। ये गलत इन्फॉर्मेशन है।
इसको पता है कैसे लिखना चाहिए था, कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर लैटिस पॉइंट्स सच दैट न्यूट्रलिटी इज टू बी मेंटेन। एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। न्यूट्रलिटी भी आ गई, कैटायन अनायन की मिसिंग वाली इन्फॉर्मेशन भी आ गई, बट तुम्हारी बुक में ऐसा उसने न्यूट्रलिटी को लेकर कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं तो तुमको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रलिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक एल्यूमिनियम लोगे जिसका पावर 3 पॉजिटिव होता है और उसके बदले में सिर्फ एक Cl निकालोगे तो गलत हुआ ना। एक एल्यूमिनियम के बदले में 3 Cl जाएंगे, तो फिर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ अनायंस वाली स्टेटमेंट तो मैडम गलत है, तो बिल्कुल गलत है, मैं खुद मानती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा तुम्हारी बुक में लिखा है हमको भी वैसा ही लिखना है, भले ही हमें अलग चीज़ पता हो फिर भी, क्योंकि जब बोर्ड के पेपर चेक करने वाला इंसान जब आपकी कॉपी चेक करेगा तब आप वहाँ उसके बाजू में थोड़ी ना बैठे होगे उसको जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं सर देखिए ना ये सर ऐसा ना वैसा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट नोट अगर लिखने को आता है तो जो मैंने अभी मार्क किया वो आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों की स्वयं ये क्या कहते हैं डायग्राम होगा, ये आपको डायग्राम बनाना है सुंदर सा, हर डिफेक्ट में डायग्राम बनाना, ठीक है, हर डिफेक्ट में। अच्छा बस खत्म, ये जो बकवास नीचे लिखी है इसको काट के फेंक दो। अब अगर ये शॉर्ट नोट आया 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए तो कभी शॉर्ट नोट नहीं आता है, 1 मार्क के लिए डिफाइन आता है। तो डिफाइन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि डिफाइन स्कॉट की डिफेक्ट, ये मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया डिफाइन स्कॉट की डिफेक्ट, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आपको पॉइंट नंबर 1 प्लस पॉइंट नंबर 2 ये दोनों आंसर में लिखना है, मतलब डिफाइन भी करना डायग्राम भी बनाना। लेकिन अगर शॉर्ट नोट आया तो पॉइंट नंबर 1 भी लिखना, पॉइंट नंबर 2 भी लिखना, और इस पूरे आंसर को अपना पॉइंट नंबर 3 बना लेना, और ये पॉइंट नंबर 3 के सब पार्ट्स बना लेना, ठीक है। इस पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को पॉइंट नंबर 4 बना लेना और एग्जाम्पल्स को पॉइंट नंबर 5। सो शॉर्ट नोट आता है तो आपका आंसर टोटल 5 पॉइंट्स में खत्म होगा, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस और कंडीशंस दोनों ही क्या रहेंगी, इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। अच्छा रही बात फ्रैंकल की, तो फ्रैंकल में भी वही सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे। पहले तो डिफाइन अगर क्वेश्चन आता है लेट्स से शॉर्ट नोट का, शॉर्ट नोट लिखना है या एक्सप्लेन करना है आपको किसको, फ्रैंकल डिफेक्ट को, तो कैसे लिखोगे, तो पहले तो उसका डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसका डिफाइन है, सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या गया, आप लोगों का डायग्राम बना लेंगे पॉइंट नंबर 2 बराबर। अच्छा पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, यही आपके कंडीशंस, पॉइंट नंबर 4 में कॉन्सिक्वेंसेस, पॉइंट नंबर 5 में एग्जाम्पल, खत्म। लेकिन अगर पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन करना है आपको किसको, फ्रैंकल डिफेक्ट को, तब क्या करोगे, तब सिर्फ अपने आंसर में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और प्लस में पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। कई बार बताए इस डिफेक्ट्स वाले पेपर से अगर मुझको एज अ बोर्ड पेपर सेट करना होता, मैं कभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देती डिफाइन फिफाइन, मैं क्या करती डायग्राम देती सीधा सीधा, और डायग्राम देख के उसके नीचे क्वेश्चन लिखती, आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट एंड नेम देम, लो सॉरी एंड डिफाइन देम, लो मैं ऐसा करती, डायग्राम दी हूँ, डायग्राम देख के पहचानो कौन सा डिफेक्ट है और फिर उसको डिफाइन करो। मतलब आपको कितना आता है ये भी तो भैया हमको पता होना चाहिए ना, राइट। तो इसलिए डायग्राम देखकर आपको पहचानना आना चाहिए। इवन MHTCT का भी अगर तुम पेपर दोगे तो वहाँ पे भी MCQ के फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको एक डायग्राम दे देगा, नीचे चारों डिफेक्ट्स को दे देगा और आपको बताना रहेगा कि ये कौन सा वाला डिफेक्ट है, आपको पहचानना रहेगा, या फिर उस डिफेक्ट के कंसिक्वेंसेस लिखने को कह देगा। समझ रहे हो, डायग्राम देखो पहचानो, जैसे नहीं होता चित्र पहचानो, बस ये चित्र पहचाननी है। टीवी में देखना कई बार ऐड आता है, 2 हीरो हीरोइन की फोटो को क्लब कर देते हैं और फिर पूछते हैं पहचानो कौन सा हीरो है कौन सी हीरोइन है, बस ये मैं भी वही करूँगी। अगर मैंने पेपर लूँगी ना तुम्हारे टेस्ट पेपर में ऐसे ही सवाल दूंगी, मैं डायरेक्ट पेपर कभी नहीं लेती, डिफाइन करो गिव रीजन लिखो ऐसा करो, कभी नहीं लेती। मैं 9th वालों का नहीं लेती, तुम तो फिर भी 10th वाले हो, ठीक है। उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे ताकि आप मल्टी डायरेक्शन में आप सोचो कि आपने जो पढ़ा है वो कैसा है, ठीक है। चलो, और इसमें ऐसा भी नहीं कि तुमको सिखा नहीं रही हूँ, तुम्हें बताती चल रही हूँ ताकि तुमको जब इस टाइप के क्वेश्चन में दूँ तो मैं झटका ना लगे, ओके। अच्छा अब देखो ये जो डू यू नो है ना, इसके बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन ना इस डू यू नो को ना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डू यू नो है ये सभी लोग, चाहे कोई इंसान किसी भी बोर्ड्स का हो, कि जो प्योर अल्कली मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम है ना, ये ग्रुप नंबर 1 वाले, ये कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं देते। यानी कि ये चीज़ हो सकता है आपको MHTCT में या किसी दूसरे
एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, एमसीक्यू के फॉर्म में, बोर्ड्स में नहीं आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी बुक के स्टार्टिंग में ही लिखा है कि डू यू नो वाली इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएशन पर्पस के लिए यूज़ ना करें। बट फिर भी ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्कली वाली चीज़ को आप यूज़ नहीं करते हो। असर्शन रीजनिंग के लिए आ सकती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अब और कुछ छूट गया है क्या देख लेते हैं एक बार मार्किंग से। मैडम हो सकता है आपकी नज़र कुछ छूट गया, देख लेते हैं। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन से आपको क्वेश्चन क्रिएट होके मिलेगा। देखो कैसा, मैं बता देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इट इज मोर कॉमन टू फाइंड दी कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। अब इंटरस्टिशियल साइट्स की जगह वॉइड्स जैसे वर्ड्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर। ये शॉर्ट नोट में नहीं लिखना है, ये अलग से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 ये इसका आंसर। ये जो मैंने ऊपर मार्किंग कराई है ना, ये उसका। ओके, और देखो ये जो आखिरी में पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या क्रिएट हो सकता है, यहाँ वाले पॉइंट से आप लोगों को या तो एमसीक्यू क्रिएट हो जाएगा या तो ट्रू फॉल्स क्रिएट हो जाएगा। ट्रू फॉल्स की प्रोबेबिलिटी हाई है, ताकि आप देख सको कि आपको किसको कितना याद है। अब इससे अगर मुझे 1 लाइन क्वेश्चन तैयार करना है, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से क्वेश्चन तैयार कर सकती हूँ कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच डिफेक्ट्स, किस डिफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल का और साथ ही साथ में वैकेंसी का, ठीक है। ये थी, तो ये स्कॉट की और ये पूरी फ्रैंकल की मार्किंग है। हाँ, ये एक पैराग्राफ छूट गया, देख लेते हैं इस पैराग्राफ से कुछ आ सकता है क्या। हाँ, इवन यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी लिखवाया, कि आपको क्या लिखा है कि फ्रैंकल आपका कॉम्बिनेशन है किसका, वैकेंसी का और इंटरस्टिशियल का। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि ये भी कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली दोनों ही क्वेश्चंस के लिए सेम यही आंसर बनेगा, सेम इससे ट्रू फॉल्स क्रिएट हो सकता है। तो जब क्वेश्चन लिखोगे ना, तो ऐसा लिख लेना, फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्लिक स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो फ्रैंकल के लिए भी लिखना, बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की स्टोक्योमेट्री वाली मार्किंग खत्म होती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसको लिख लो। आपको डिस्टिंग्विश करना है स्कॉटकी डिफेक्ट को एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को, एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश पेपर में आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको याद होना चाहिए। और उसके अलावा और क्या क्रिएट किया जा सकता है, अब जैसे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपन क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, वाई इन फ्रैंकल डिफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाले पॉइंट से एक और क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, वाई फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये क्वेश्चन तुमसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट नंबर, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो चलो जाते जाते हम लोगों ने ये भी देख लिया। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुमको बताया था कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, चाहे तुम्हारी बुक में है, मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं, और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई इन स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी, ठीक है, ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया तो इसका आंसर कहाँ होगा, तो आंसर ये वाला पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, बस खत्म। और यहाँ पे भी वही एक और क्वेश्चन कि वाई इन स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी, सॉरी नॉट डेंस, वाई स्कॉटकी डिफेक्ट सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पूछा जाए तो जैसा बुक ने लिखा है ना, तुम वैसे ही लिख देना। जैसे भले ही तुमको पता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस को रिमूव करने से न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती, बट फिर भी तुम लिख देना। क्यों, आत्मशांति के लिए, है ना। तो ये हमारी स्टोक्योमेट्री की मार्किंग हो गई है।
कुछ भी आप कृपया करके छोड़े ना, अपन एक बार गिन लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं, ताकि मुझे तुम्हारी कॉपी चेकिंग करते वक्त पता रहे। पहला स्टोक्योमेट्री को डिफाइन, दूसरा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को डिफाइन, तीसरा कितने टाइप्स के होते हैं, चौथा वैकेंसी डिफेक्ट को डिफाइन, पांचवा आपको ये हाउ वैकेंसी डिफेक्ट कैन बी डेवलप्ड, और उसके बाद छठवा उसका शॉर्ट नोट है खुद पूरा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस सातवां आंसर हो गया, फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को डिफाइन और वॉइड्स को डिफाइन। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए, और पूरा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को एक्सप्लेन, ये 10वां क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद कंसिक्वेंसेस, ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया। कंसिक्वेंसेस लिखते वक्त डायग्राम बनाना क्वेश्चन में, हाँ, क्या आइडेंटिफाई द डायग्राम कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट एंड राइट इट कंसिक्वेंसेस, ठीक है, एंड राइट इट कंसिक्वेंसेस। तो 11 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, उसके बाद स्कॉटकी डिफेक्ट का और फ्रैंकल डिफेक्ट का डिफाइन, तो ये कितने हो गए 13। और उसके बाद स्कॉटकी और फ्रैंकल को एक्सप्लेन, ये कितने हो गए 14-15। स्कॉटकी और फ्रैंकल के कंसिक्वेंसेस 16-17। स्कॉटकी फ्रैंकल की कंडीशंस 18-19, उनका डिस्टिंग्विश 20। अच्छा, और उसके अलावा 4 गिव रीजंस, ये ग्रीन कलर से मैंने जो कॉन्सिक्वेंसेस में लिखे हैं ना, यानी कि 24। उसके बाद ये कि कौन सा वाला दोनों में शो करता है 25। अच्छा, और मैडम और क्या है, और ऊपर एक और मैंने मार्क कराया था कि वो बताओ इनमें कौन से टाइप के डिफेक्ट होते हैं। मतलब टोटल 26 क्वेश्चंस आज आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। अब तुम्हें लगेगा मैडम कंडीशन को तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वापस से क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि भैया वापस से लिखवाने का क्या रीज़न है तुम्हारे केस में, है ना। ठीक है, अब जैसे देखो MCQ है, क्या हम ये MCQ बना लेंगे, ये तुम बनाना, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ कि अभी तुम लोगों ने अगर फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ लिया है, फ्रैंकल डिफेक्ट के नोट्स बना लिए, तो देखो तुमसे ये MCQ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये MCQ तुम बना सकते हो। इससे ये समझ में आता है कि अच्छा, हम लोगों को चीज़ों को रटने की नीड नहीं पड़ती। तो हम में से कई लोग पता है क्या करते हैं, रट लेते हैं कि अरे टेक्स्ट बुक का MCQ रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है। आप क्या उस चीज़ को खुद नहीं कर पा रहे हो, क्या कर सकते हो, करने की कोशिश तो करो। जो पढ़ाई की है तो फिर ऐसे में थोड़ा ध्यान दिया करो। अच्छा, और उसके अलावा इधर देखो, यहाँ पे भी देखो अलग से क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी। तो क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने कंसिक्वेंसेस से स्कॉटकी पूछा, इट डजंट मीन उसकी बोर्ड एग्जाम में से कंसिक्वेंसेस पूछे जाएंगे। हो सकता है कंडीशन पूछ ली जाए, है ना, हो सकता है कंसिक्वेंसेस फ्रैंकल के पूछ ली जाए। तो ये हम लोगों का ये सवाल भी डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं। कल हम लोग बेसिकली मार्किंग करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है। नॉन स्टोक्योमेट्री की मैं करवा चुकी हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर नहीं करवाई होगी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो कल हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की मार्किंग करेंगे। फिर मेरे हिसाब से तो फिर तो सारी मार्किंग ख़त्म हो ही गई है, और जैसे ही हमारी वो मार्किंग ख़त्म हो जाएगी, मैंने एक टॉपिक अभी तुमको सॉलिड स्टेट से नहीं पढ़ाए हैं। क्या नहीं पढ़ाया है? मैंने तुम्हें पैकिंग नहीं पढ़ाया है। 1.6 वाला सेक्शन मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है। तो फिर हमको अभी 1.6 वाला सेक्शन पढ़ना है, जो अगेन एनिमेशन के थ्रू हम सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसे यहाँ रुकते हैं।